हेलो दोस्तों। हम लोग अभी पीछे भी वीडियो हम लोग बनाए थे, एक शॉर्ट वीडियो बनाए थे जहाँ पर हम लोग फार्माकोडायनामिक्स के बारे में सीख रहे थे। और फार्माकोडायनामिक्स में हम लोग उसके बेसिक कंसेप्ट सीखे थे कि ड्रग्स जो होते हैं वो अपने उनके फंक्शन के आधार पर, मतलब कि उसके वर्क के आधार पर हम लोग 6 भागों में डिवाइड किए थे। जहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ था वो था उसमें स्टिमुलेशन, इनहिबिशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट। तो इस तरह के हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे और वहाँ पे हम लोग जाते जाते हम लोग कहे थे कि अगले क्लास में हम लोग इसके एंजाइमेटिक, यानी कि आज हम लोग सीखना शुरू करेंगे एंजाइम के इनहिबिशन फंक्शन के बारे में कि ड्रग्स से किस तरह के एंजाइम पर एक्शन काम करता है। हमने जाते जाते ये बता कर गए थे कि एंजाइम ड्रग्स एक ऐसे, मतलब कि एंजाइम पूरे फंक्शन में सबसे ज़्यादा एक्टिव करने वाला साइट होता है। मतलब कि ड्रग्स जो होता है काफ़ी अधिक साइट पर अटैक करने का काम करता है। ठीक है, तो एंजाइमेटिक एक्टिवेशन जो होता है पूरे फंक्शन में काफ़ी ज़्यादा फंक्शनेबल होता है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिबल होता है। ठीक है, तो इसके आधार पर हमने भी ये भी कहा था कि जो एंजाइम होते हैं वो कई तरह के अलग अलग फंक्शन, मतलब कि एंजाइम जो होते हैं जो कि पूरी बॉडी का जो रेगुलेशन होता है हमारी बॉडी में, एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो उस तरह से जो ड्रग्स होते हैं वो ड्रग्स जाकर एंजाइम के एक्टिविटी को कैसे बढ़ाते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे घटाते हैं, ठीक, उसके बारे में हम लोग यहाँ सीखेंगे। ठीक, तो अगर आपके सामने ग्राफ देख रहे होंगे तो आपको ग्राफ याद आया होगा कि ये ग्राफ जो है वो बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम नामक चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है। हम थोड़ा सा आपको, अब चूंकि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते हैं यहाँ पे, अब वो बायोकेमिस्ट्री का चीज़ है तो आपको जो बायोकेमिस्ट्री की जो लेक्चर मिलेगा उसमें हम एंजाइम के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर देंगे। ठीक, वहाँ पूरा एक चैप्टर ही है एंजाइम का। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बात करें तो कहते हैं कि स्टिमुलेशन क्या होता है। तो हम लोग सीधे सी बात होती है कि अगर कोई भी एंजाइम है, मान लीजिए कि स्टिमुलेशन ऑफ एन एंजाइम या आयन, जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि स्टिमुलेशन ऑफ द एंजाइम इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ सबस्ट्रेट तो सो द रेट कांस्टेंट ऑफ द केम क्या करता है। तो सीधी सी बात है कि स्टिमुलेशन का मतलब ही होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी को, यानी कि क्या करता है, एफिनिटी ऑफ द सबस्ट्रेट क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो एफिनिटी स्टिमुलेशन, लाइक अगर लिखा है तो स्टिमुलेशन ऑफ एन एंजाइम इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ सबस्ट्रेट। स्टिमुलेशन क्या करता है कि वह एंजाइम के एफिनिटी को इंक्रीज करता है, यानी कि जैसे ही वो हमारे पास से एंजाइम की एफिनिटी, यानी कि सबस्ट्रेट जो होता है, अब क्या होता है कि अगर मान लो कि जो ये एंजाइम है, ठीक है, और ये एंजाइम है, यहाँ पे जो होता है इसका एक्टिव साइट होता है। ठीक, अब ये यहाँ पे जो होता है वो सबस्ट्रेट होता है। अब ये सबस्ट्रेट क्या करता है कि यहाँ पर आकर सेट करता है। इसी को आगे चलकर हम लॉग की मेथड के नाम से पढ़ते हैं। ठीक, तो जब एंजाइम के सबस्ट्रेट पर जिस सेप का यहाँ पर जगह होता है, जो एक्टिव साइट होता है, वहां पर आकर सबस्ट्रेट आकर अटैक करता है और क्या करता है कि यहाँ से अटैक करने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो स्टिमुलेशन का मतलब ये होता है कि वो क्या करता है कि एंजाइम के, मतलब कि जो भी हमारे पास सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट की एक्टिविटी को, यानी कि एफिनिटी को क्या करता है, वो बढ़ाता है। ध्यान रखेंगे, फॉर द एफिनिटी ऑफ द सबस्ट्रेट। ध्यान रखें कि सीधी सी बात है, स्टिमुलेशन ऑफ एन एंजाइम इंक्रीज द एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट। स्टिमुलेशन ऑफ एन एंजाइम इंक्रीज द एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट। अब जैसे ही यहाँ पे क्या करता है कि वह सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी बढ़ाता है तो क्या करता है, इसके चलते अब इसमें जो होता है, इसके जो Km वैल्यू जो होती है वह लगातार क्या करती है, घटती जाती है। ठीक है, तो जिसके चलते Km वैल्यू की जो वैल्यू होती है वह घट जाती है। तो स्टिमुलेशन क्या होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी को, ध्यान रखेंगे, Km वैल्यू सबस्ट्रेट के लिए, तो सबस्ट्रेट के लिए Km वैल्यू जो होती है वो कम होती है, जबकि क्या होती है, इनहिबिशन, यहाँ पे लिखा है Km फॉर S, यानी Km वैल्यू ऑफ द सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट क्या करता है, यानी कि स्टिमुलेशन का मतलब ही होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी को मतलब वहां बढ़ाना, तो सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसके चलते Km वैल्यू की वैल्यू क्या करती है, घट जाती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अब सबसे बड़ा चीज आपको बताएं कि स्टिमुलेशन में क्या होता है कि Km वैल्यू में, कि Km वैल्यू की क्या करती है, घट जाती है। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल से कहते हैं कि अगर थोड़ा सा एक टर्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं एंजाइम इंडक्शन। एंजाइम इंडक्शन, ध्यान रखिएगा, एंजाइम इंडक्शन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये दोनों,
ये चूँकि ये टॉपिक हम बार बार रिपीट करेंगे कि टॉपिक जो है आपका बायोकेमिस्ट्री का, तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो याद करने की चीज़ें भी बताते हैं। ठीक है, तो पहले तो स्टिमुलेशन क्या हुआ कि एंजाइमेटिक स्टिमुलेशन क्या करता है कि ये क्या किया कि यहाँ पर एक्टिविटी को तो इंक्रीज करा दिया, लेकिन जो एंजाइमेटिक इंडक्शन और नॉन कॉम्पिटिटिव इंडक्शन जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, एंजाइमेटिक इंडक्शन और नॉन कॉम्पिटिटिव इंडक्शन जो होते हैं वो कभी भी एंजाइम की एफिनिटी में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और क्या कि एंजाइमेटिक इंडक्शन, ये दोनों जो होते हैं, एंजाइमेटिक इंडक्शन और नॉन कॉम्पिटिटिव इंडक्शन, ये दोनों कभी भी एंजाइम की एफिनिटी पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। अब जब एंजाइम की एफिनिटी पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे तो इसीलिए इनके Km वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप गौर से देखो, यही क्वेश्चन बनते हैं कि एंजाइमेटिक इंडक्शन, नॉर्मल और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, तीनों की Km वैल्यू जो होती है वह एक बराबर होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि एंजाइमेटिक इंडक्शन और नॉन कॉम्पिटिटिव इंडक्शन इनहिबिशन, एंजाइमेटिक इंडक्शन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इन दोनों की जो वैल्यू होती है ये एंजाइम की एफिनिटी पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, और एंजाइम की एफिनिटी पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, यही वजह होता है कि क्या करते हैं, ये इनमें Km वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन स्टिमुलेशन और क्या कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये दोनों एंजाइम के एफिनिटी पर इफेक्ट डालते हैं, इसीलिए इनकी Km वैल्यू जो होती है वह बदल जाती है। आई बात समझ में? याद कैसे होगा कि सब स्टिमुलेशन घटता Km वैल्यू घटाता है कि इनहिबिशन जो होता है वो Km वैल्यू बढ़ाता है या घटाता है? याद करने के भी तो भूल जाएंगे कि इनहिबिशन, ये तो पता है कि स्टिमुलेशन और इनहिबिशन जो होता है वो एक बढ़ाता है और एक घटाता है। तो याद रखेंगे, स्टिमुलेशन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, स्टिमुलेशन में S है, और S जो होता है वह सबस्ट्रेट का मतलब होता है, और ना सबस्ट्रेट करना, घटाना, एडिशन, ऐड, सबस्ट्रेट करना, घटाना। तो स्टिमुलेशन फॉर S, तो S जो होता है वो क्या करता है, सबस्ट्रेट करता है, मतलब घटाता है। तो Km वैल्यू जो होता है वह घटता है। अगर आपको S नहीं याद है, इसका दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं कैसे याद करते हैं, जो हमने याद किया है, जिस तरीके से हमने याद किया है। यहां पे जो है वो है कंपटीशन, कंपटीटिव। कंपटीटिव का मतलब है कंपटीशन, क्या है, कंपटीशन। आइए समझ में। और कंपटीशन कब होगा, जब काफी अधिक दूरी दौड़ेंगे तब दौड़ में कंपटीशन ले जाती है। तो कंपटीशन जो है वह किलोमीटर में होता है। ठीक है, तो कंपटीशन जो है वो किलोमीटर से है, तो किलोमीटर क्या कर रहा है, जितना आप इंक्रीज करेगा उतना कंपटीशन क्या करेगा, बढ़ेगा। जितना किलोमीटर, जितना दौड़ बढ़ेगा उतना ही कंपटीशन क्या करेगा, बढ़ेगा। तो कंपटीटिव इनहिबिशन में Km की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है, जबकि स्टिमुलेशन में Km की वैल्यू क्या करती है, घटती है। या तो स्टिमुलेशन फॉर सबस्ट्रेट याद रखो, या इनहिबिशन यानी कंपटीटिव मतलब कंपटीशन, कंपटीशन क्या होगा, Km वैल्यू, जितना कंपटीशन का मतलब क्या होता है, लड़ा, जितना भागेंगे, जितना अधिक दूरी तय करेंगे उतना ही अधिक जीतेंगे। तो ये कंपटीशन है। अब आपके ऊपर है आप कैसे इसको याद रखते हैं, लेकिन आप जरूर याद रखिएगा कि कंपटीटिव इनहिबिशन और स्टिमुलेशन दोनों में Km वैल्यू जो होती है परिवर्तित होती है, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और एंजाइमेटिक इनहिबिशन इन दोनों में Km वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो याद रखें सबसे बड़ी चीज होता है कि जो एंजाइमेटिक इंडक्शन जो होता है उसको कभी भी, तो यहाँ Km वैल्यू नहीं बदलने के चलते इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आप जब पढ़ेंगे वहां पे क्या करते हैं, माइक्रोजोमल एंजाइमल, जब इंडक्टिव इफेक्ट, जब सीनस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जब माइक्रोजोमल एंजाइमेटिक एक्टिविटी पढ़ोगे वहां पर भी इस चीज को चर्चा किया गया है। तो भी जो होता होगा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, एंजाइमेटिक इंडक्शन के रूप में, सॉरी एंजाइमेटिक इंडक्शन के रूप में भी वो वहां पर फंक्शन शो करता है। तो आप वहां जब देखोगे तो वहां मिलेगा आपको। ठीक, अब इसके बाद हम लोग लॉट कराते हैं एंजाइमेटिक इनहिबिशन में। हमने सीधा कहा था कि कुछ केमिकल्स, एंजाइमेटिक इंडक्शन का मतलब है, अगला आप जो हेडिंग डालने जा रहे हैं वह है आपका एंजाइमेटिक इंडक्शन। अब देखिए एंजाइमेटिक इनहिबिशन जो होता है ये आगे चलकर जनरली, अब चूंकि हम लोग के जो बुक में दिया गया है वह जनरली दो ही तरह के दिए गए, सॉरी
जो बुक में दिया गया है वो जनरली आपके दो ही तरह का दिया गया है। एक दिया गया है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एक जो है वह है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट दिया गया उसमें कहा गया है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, लेकिन हम लोग जो सीखेंगे उसमें एक तीसरा भी सीखेंगे, वो होगा आपका, एक काम करते हैं तीसरा को हम इसको बना लेते हैं, इससे हम लोग सीखेंगे अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन, और तीस जो होगा एक हम लोग सीखेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है आगे चलकर दो भागों में बढ़ता है। एक को कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं हम लोग नॉन इक्विलिब्रियम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक, अब हम लोग एक एक करके सीखना शुरू करेंगे। कहा कि अगर मान लो कि हमारे पास ये आपका एंजाइम है, ठीक है, ये है आपका एंजाइम। ठीक, आई बात समझ में? और ये है आपका इसके ठीक बराबर के ये है आपका रिसेप्टर। ठीक, और ये है आपका इनहिबिटर। चौड़ा कर दो, ये है आपका इनहिबिटर। ठीक है, सबसे मतलब जब ये रिसेप्टर जो होता है और ये क्या है आपका एंजाइम, गौर समझना। ठीक, ये रिसेप्टर और ये जो है एंजाइम का एक्टिव साइट है। कौन साइट है? एक्टिव साइट है। ठीक, तो कहा कि अगर ये जो है इसके ऊपर जाकर बाइंड करेगा, एक्टिव साइट पर जब रिसेप्टर बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद यहां पर क्या बनाता है, ये प्रोडक्ट बनाता है। तो जब भी रिसेप्टर एंजाइम की एक्टिव साइट पर मिलता है तो वहां से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ये एंजाइम का बेसिक फंक्शन है। इसी को हम लोग कहते हैं लॉग की मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, कि एंजाइम के एक्टिव साइट पर रिसेप्टर आकर अटैक करता है, जहां से क्या करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन इनहिबिटर जो होता है वो एंजाइम के एक्टिव साइट पर आता है और आकर जब मिलता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, नॉट फॉर्म प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट बनता भी है तो नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट होता है। कैसा होता है? नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट। ध्यान रखेंगे कैसा प्रोडक्ट है, नॉन फंक्शनल। ठीक, तो ये है इनहिबिशन की बेसिक कंसेप्ट, कि जब वह एंजाइम के साइट पर जब अटैक करता है तो अटैक करने के बाद फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर फॉर्मेशन होता भी है तो वो फंक्शनल नहीं होता है। तो जिस शेप का रिसेप्टर होता है उसी शेप का यहां पर इनहिबिटर होता है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का सबसे पहला ही बात कहते हैं कि सबसे बड़ा चीज आप याद रखेंगे, जो जो भी हम लोग जब इसको हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो इसी इफ रिसेप्टर और एंजाइम सबस्ट्रेट के आधार पर हम लोग बांटते हैं। इस रिसेप्टर को हम लोग काम करते हैं सबस्ट्रेट नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? सबस्ट्रेट, ताकि आपको समझने में आना रहेगा। ठीक है, तो
तो याद, अब सबसे बड़ा चीज है, जो भी बाइंडिंग होगा, जो इनहिबिटर है, अब इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है आप थोड़ा सोचिए। या तो इनहिबिटर जो है वो आकर डायरेक्ट एंजाइम के साथ बाइंड करे, फर्स्ट प्रायोरिटी, सबस्ट्रेट से बाइंडिंग ना करे। दूसरा, या तो इनहिबिटर इस सबस्ट्रेट से बाइंड करे, एंजाइम से बाइंड ना करे। और तीसरा, ये इनहिबिटर क्या करे, पहला क्या था कि इनहिबिटर जो है वह एंजाइम के साथ बाइंड करे, दूसरा इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करे, और तीसरा जो है ये जो क्या करता है वह सबस्ट्रेट के साथ भी बाइंड करे और एंजाइम के साथ भी बाइंड करे। इनहिबिटर तीन पॉसिबिलिटी यहां पर होता है। इसी तीन पॉसिबिलिटियों के आधार पर हम लोग तीन भागों में डिवाइड करते हैं। बात समझिएगा, इनहिबिटर एंजाइम के साइट पर, ठीक है, जो भी एंजाइम का सब जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है वह इनहिबिटर आकर डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ एंजाइम के एक्टिव साइट पर अटैक करे, यानी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करे, या इनहिबिटर आकर सबस्ट्रेट से मिले, एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ ना मिले, और तीसरा कि ये इनहिबिटर एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ भी मिले और एंजाइम के साइट पर भी एक्टिव हो, यानी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन करे। तो ये तीन पॉसिबिलिटियां हो सकती है, और इसी तीन पॉसिबिलिटी के आधार पर हम लोग तीन भागों में डिवाइड करते हैं। आ रही बात समझ में कि इनहिबिटर जो होगा वो आकर इसके साथ अगर बाइंड किया, ध्यान रखिएगा, इनहिबिटर जो होता है वो सबस्ट्रेट के जैसा ही होता है और आकर इस पे बाइंड किया, यानी इसके साथ बाइंड करता है एंजाइम के साथ, पर सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग नहीं करता है। इसे हम कहते हैं कंपेटिटिव इमेज। क्या कहा कि ऐसे इनहिबिटर जो सिर्फ और सिर्फ एंजाइम के साथ बाइंड करता है, एंजाइम सबस्टेंस के साथ बाइंड नहीं करता है, उसे कहते हैं हम लोग कंपेटिटिव इनहिबिटर। आई बात समझ में? लेकिन सबसे मजेदार आपको बताएं कि पहली बात तो होना चाहिए, एक दूसरी लाइन भी आप समझ लीजिए। पहला लाइन कि कंपेटिटिव इनहिबिशन क्या होता है कि एंजाइम के एक्टिव साइट पर सिर्फ इनहिबिटर आता है, सबस्ट्रेट नहीं आता है, उसे करते हैं हम लोग कंपेटिटिव इनहिबिटर। नहीं कि एंजाइम के इनहिबिटर से यहां अटैक करेगा, ये सबस्ट्रेट जो होगा वो नहीं आएगा। दूसरा क्या है कि जो इनहिबिटर है इसकी साइज जो होना चाहिए वो सबस्ट्रेट के जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि जो इनहिबिटर है इसकी साइज जो होनी चाहिए वो सबस्ट्रेट किस तरह होना चाहिए, सिमिलर साइज ऑफ द सबस्ट्रेट। इनहिबिटर हैव ऑलवेज सिमिलर साइज ऑफ द सबस्ट्रेट। पहले दूसरी पॉइंट होगी, ठीक है। पहला पॉइंट क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ किसके साथ, इसमें अगर हम कंपेटिटिव इनहिबिशन में सीखेंगे तो उसमें क्या सीखेंगे कि वनली किसके साथ, वनली विथ या ओनली विथ किसके साथ वो बाइंड कर रहा है, वनली विथ एंजाइम, नॉट विथ एंजाइम सबस्टेंस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सिर्फ वनली विथ क्या, एंजाइम, तो सिर्फ एंजाइम के साथ कॉम्प्लेक्स कर रहा है, नॉट विथ एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज होता है कि एंजाइम किसके साथ और किस में क्या, तो सिर्फ और सिर्फ जिस एंजाइम के साथ अगर फॉर्मेशन करता है, बाइंड विथ एंजाइम नॉट एंजाइम सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स, ईएस के साथ बाइंडिंग ना करके सिर्फ ई के साथ बाइंड करता है, एंजाइम के साथ बाइंड करता है, तो इट बाइंड ओनली विथ एंजाइम नॉट एंजाइम सबस्टेंस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो एंजाइम सबस्टेंस कॉम्प्लेक्स आप इसको याद रख लो, नॉट एंजाइम सबस्टेंस
ट्रांस कॉम्प्लेक्स, ES याद रखो, ठीक है। तो कहा कि जो सिर्फ और सिर्फ एंजाइम के साथ करता है, एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स के साथ नहीं करता है, उसे कहते हैं हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। पहली लाइन। दूसरी लाइन कि इनहिबिशन का जो शेप होता है वो सबस्ट्रेट के शेप जैसा होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, ठीक है, ये जब भी ये सिर्फ और सिर्फ एंजाइम के एक्टिव साइट पर अटैक कर सकता है। इसका तीसरा पॉइंट जो होगा वह क्या होगा कि ये सिर्फ इनहिबिटर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एंजाइम के एक्टिव साइट पर बाइंड करेगा, एक्टिव साइट के सिवा कहीं और बाइंड नहीं कर सकता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। तीसरा चीज क्या होता है कि इनके अंदर जो इस तरह के जो इनहिबिटर होते हैं, दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन मोस्टली जो होते हैं सरमाउंटेबल होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, सरमाउंटेबल। सरमाउंटेबल का मतलब क्या होता है? सरमाउंटेबल का मतलब सीधा सा लाइन होता है कि इनहिबिशन कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द डोज ऑफ सबस्ट्रेट। इनहिबिशन कैन बी ओवरकम, the inhibition can be overcome by increasing the dose of substrate। अगर जैसे ही सबस्ट्रेट का डोज बढ़ा देते हैं तो इनकी इफेक्ट जो होती है वो घट जाती है। इसमें कई सारे एग्जांपल, इसी को तो आगे चलकर कहा कि जब तक आप बैलेंस में चल रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही जो एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वह क्या करता है कि जो कैटालिटिक एंजाइम वहां पर फॉर्मेशन कर देता है, तो वह क्या करता है कि ऐसे सबस्ट्रेट में जब तक तो एंजाइम की एक्टिविटी जब नॉर्मल चल रहा था तब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, ध्यान रखेंगे, जनरली जब तक एंजाइम की एक्टिविटी चल रही है तब तक तो ठीक है, ठीक। कभी कभी क्या करता है कि बाइंडिंग साइट चेंज कर जाता है और बाइंडिंग के तरीके बदल जाते हैं। अच्छा, उसको रुको जाओ, अभी थोड़ा सा पहले हम इसको समझ लें तो फिर अभी उसको बताते हैं, क्योंकि वो दूसरे टॉपिक में आ जाएंगे। हाँ, तो क्या कहा कि सबस्ट्रेट जो इनहिबिशन होता है कैन बी ओवरकम द इंक्रीज द सबस्ट्रेट। तो ये जो होता है सरमाउंटेबल की कैटेगरी रखता है, ठीक। तो पहला चीज मिल गया कि ये सिर्फ एंजाइम के साथ बाइंड करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग नहीं करता है। दूसरा चीज कि इसका शेप जो होता है वो सबस्ट्रेट की तरह होना चाहिए। तीसरा जो होता है इसकी बाइंडिंग साइट जो होता है वो रिसेप्टर, मतलब कि सबस्ट्रेट की तरह इसका बाइंडिंग साइट। चौथा चीज जो होता है वो एंजाइम की जो एक्टिव साइट पर से अटैक करता है। पांचवा चीज जो होता है कि वह सरमाउंटेबल होता है। जो छठा इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें क्या होता है कि इसमें शायद Vmax की वैल्यू में कुछ, हाँ, इसकी Km वैल्यू जो होती है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखेंगे, यही ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक काम करेंगे हम यहाँ पे, जिसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का Km, कॉम्पिटिटिव में भी इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं हम लोग, Km वैल्यू जो होती है वह इंक्रीज करती है और Vmax में जो होता है कोई परिवर्तन नहीं होता है। Km वैल्यू इंक्रीज करती है, Vx में जो होता है कोई परिवर्तन नहीं होता है। आई बात समझ में? तो इसके Km वैल्यू बढ़ता है और Vmax जो होता है वो घटता नहीं, मतलब कि Vmax जो होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। अब मजेदार बात समझिए, कहा कि कभी कभी यदि ड्रग्स जो होते हैं वो किसी भी बाइंडिंग साइट पर, इफ द ड्रग्स बाइंड वेरी स्ट्रांगली बाय द एक्टिव साइट, ध्यान रखेंगे, इफ द ड्रग्स strongly bind to the active site so that it cannot displace by any large concentration of the substrate। है कि हमने पहले कहा कि अगर ड्रग्स किसी एंजाइम के एक्टिव साइट पर जाके बाइंड कर लेता है, लेकिन अगर वहां पर सबस्ट्रेट हाईली अटैक यानी हाईली पावर के साथ अटैक करता है तो वहां से ड्रग्स हट जाता है, उसे कहते हैं ना सरमाउंटेबल। कि अगर सबस्ट्रेट का लेवल काफी ज्यादा बढ़ा देंगे तो जो ड्रग्स जो एक्टिव साइट पर जाकर एंजाइम के एक्टिव साइट पर अटैक किया था तो वो अपना इफेक्ट वहां पर कम हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ड्रग्स एंजाइम के एक्टिव साइट पर स्ट्रांगली बाइंड कर गया और वहां पे अगर हाईली कंसंट्रेशन, ध्यान रखेंगे,
अगर हाईली कंसंट्रेशन के साथ अगर सबस्ट्रेट वहां पर अटैक कर दिया, फिर भी वो ड्रग्स जो होता है उस एक्टिव साइट से टच का मस नहीं होता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और समझिए कि अगर ये इनहिबिटर जो है, ड्रग्स जो है, वो एक्टिव साइट पर आकर अटैक किया, आकर यहां पे बाइंड उसके साथ कर लिया, अब करने के बाद फंक्शन कर रहा था तब तक सबस्ट्रेट आया और उसको धक्का दिया, हाई कंसंट्रेशन के साथ सबस्ट्रेट जगह धक्का दिया, उसको इनहिबिटर को रिप्लेस कर दिया। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सरमाउंटेबल, होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, खासकर इक्विलिब्रियम में। लेकिन कुछ ऐसे ड्रग्स, कुछ ऐसे इनहिबिशन, जहां इनहिबिशन हम बात बोलेंगे वहां ड्रग समझिए, वो आकर एंजाइम के एक्टिव साइट पर आया और आकर उनको काफी तगड़े तरीके से बाइंड कर लिया। जो बाइंडिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड की होती है। कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड की होती है। या तो वो क्या करता है कि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के साथ आकर अटैच्ड होता है, और अटैच्ड होने के बाद उसके एक्टिव साइट पर, मतलब अगर हाईली कंसंट्रेशन के साथ अगर सबस्ट्रेट को अटैक कराओगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के जो इनहिबिशन को हम लोग कहते हैं नॉन इक्विलिब्रियम इनहिबिशन। इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम, एक नॉन इक्विलिब्रियम का सीधा सा मतलब है कि अगर अटैक किया और अटैक करने के बाद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इनहिबिशन अपने जगह से, जो इनहिबिटर है एंजाइम साइट पर एक बार चिपक गया तो दोबारा सबस्ट्रेट अगर हटा के भी कोशिश करे तो हटता नहीं है, तो इसे कहते हैं हम लोग नॉन इक्विलिब्रियम इनहिबिटर। और इसी को आगे चलकर हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन इक्विलिब्रियम को हम लोग आगे चल कहते हैं इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, याद रखेंगे, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है कि एक्टिव साइट पर एंजाइम जो होता है, मतलब कि एंजाइम के एक्टिव साइट पर इनहिबिटर आकर अटैक करता है, वहां पर अपना फंक्शन शो करता है, लेकिन अगर जब हाई कंसंट्रेशन का सबस्ट्रेट आता है तो क्या करता है, वहां से इनहिबिटर रिप्लेस हो जाता है। लेकिन परंतु अगर कुछ ऐसे भी इनहिबिटर होते हैं जो एंजाइम के एक्टिव साइट पर एक बार स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ बाइंड कर जाते हैं और उसके बाद हाईली कंसंट्रेशन के साथ भी अगर सबस्ट्रेट आकर उस पर अटैक करता है तो फिर भी उस इनहिबिटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उस तरह के इनहिबिटर को हम लोग कहते हैं नॉन इक्विलिब्रियम या नॉन इक्विलिब्रियम इनहिबिटर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? नॉन इक्विलिब्रियम टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। एग्जाम्पल में आप याद रखने के लिए, आपको एग्जाम्पल याद रखने के लिए आप याद रख लो मेथॉक्स्ट्रेट। एग्जाम्पल में याद रखो इसको, मेथॉक्स्ट्रेट। ये जो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का बेस्ट एग्जांपल होता है मेथॉक्स्ट्रेट। ये जो होता है इसकी एंजाइमेटिक कैपेबिलिटी जो होती है, जो सबस्ट्रेट होता है DHFA, ठीक है। मेथॉक्स्ट्रेट जो होता है, जो एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स DHFA, इसकी जो बाइंडिंग कैपेबिलिटी DHFA डाइहाइड्रोक्सीफोलेट, फुल फॉर्म क्या होता है DHFA का? डाइहाइड्रोक्सीफोलेट। आपको बता दें कि जब ये मेथॉक्स्ट्रेट जो होता है, इसकी जो बाइंडिंग कैपेबिलिटी होती है, मेथॉक्स्ट्रेट की बाइंडिंग कैपेबिलिटी DHF के तुलना में, DHF जो होता है एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, और जो मेथॉक्स्ट्रेट जो होता है वो इनहिबिटर है, ठीक है, इसकी जो बाइंडिंग कैपेबिलिटी है DHFA की तुलना में करीब 50,000 गुना ज्यादा है। कितना? 50,000 गुना ज्यादा है। आएगा समझ में? उसी तरह से अगर और एग्जांपल लिखना है तो ऑर्गेनोफॉस्फेटेज, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा एग्जांपल आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेटेज, ठीक है। तो दो एग्जांपल आप याद रखो, मेथॉक्स्ट्रेट और ऑर्गेनोफॉस्फेटेज। ऑर्गेनोफॉस्फेटेज जो होता है वो जनरली क्या करता है, एस्टेरिक साइट होता है एंजाइम कोलेस्ट्रेज का, जो एस्टेरिक साइट होता है एंजाइम कोलेस्ट्रेज का, एंजाइम कोलेस्ट्रेज, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो गया। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का आपको एग्जांपल याद रखना होगा, तो जो होता है आप
क्या करते हैं, अभी एग्जाम्पल हम लोग बता ही दिए, ठीक है। अब इसमें और भी सारा एग्जाम्पल आप जैसे एग्जाम्पल है डोपा डिहाइड्रोक्सिलेज, एग्जाम्पल आपको रखना हो तो याद रख लो, डोपा, एक काम करो इसको मिटा देते हैं, मिटाकर उसके बाद देखिए डोपा डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। डोपा डी कार्बोक्सिलेज जो होता है, जिसका क्या कहते हैं एंडोजिनस सबस्ट्रेट जो होता है वह आपका होता है लेवोडोपा, और कार्बिडोपा या जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है उसका होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है कार्बिडोपा, ठीक है। तो जो कि कार्बिडोपा, ये आपको एग्जाम्पल में कई बार ये देखा हुआ एग्जाम्पल, इसीलिए हम लोग उसी एग्जाम्पल आपको देंगे जो कि आसानी से आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये है आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब इसके बाद दूसरा जो हम लोग सीखते हैं, हम उम्मीद करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। जो दूसरा टर्म है वो है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब समझना नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की कहानी क्या है। हम आगे चलकर एक छोटा सा चार्ट बना देंगे, ध्यान रखिए वो चार्ट कोई खाने वाला नहीं होगा। उस चार्ट में आपको मिलेगा तीनों के बीच में बेसिक अंतर, ठीक। क्योंकि चार्ट का नाम सुनते सुनते मुंह से पानी, सलेवरी ग्लैंड की एक्टिविटी जो होती है वह आसानी से इंक्रीज कर जाती है। तो हमने कहा कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में सिर्फ एंजाइम के साइट पर एक्टिवेट करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। लेकिन जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि जो इनहिबिटर है वह एंजाइम की भी एक्टिवेट करता है, एंजाइम के साइड पर भी फंक्शन होता है, मतलब कि जो बाइंडिंग होता है, बाइंड टू द एंजाइम एज वेल एज, किसके साथ, एंजाइम के साथ भी बाइंड करता है, और एंजाइम के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ भी बाइंड करता है। तो किसके साथ, पहला बाइंड विथ एंजाइम एज वेल एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसको हम लिख सकते हैं ES, ठीक है। तो इसकी बाइंडिंग साइट जो होती है वह दोनों जगह होती है, पहली बात। दूसरी बात खास क्या है, कहा कि जो भी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ये जरूरी नहीं होता है कि एंजाइम के सिर्फ एक एक्टिव साइट पे बाइंड करे, ठीक है। ये एंजाइम के डिफरेंट साइट पर भी बाइंड कर सकता है। क्या कर सकता है ये, बाइंड एट द डिफरेंट साइट ऑफ द एंजाइम। इसी को आगे चलकर हम लोग एलोस्ट्रोप के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। इसी कहानी को हम लोग कहते हैं एलोस्टेरिक। क्या कहता है, एलोस्टेरिक का मतलब ही है कि स्टिक करता है डिफरेंट पोर्शन पे, तो इसको कहते हैं हम लोग एलोस्टेरिक। तो इस एंजाइम की इस इनहिबिशन के घटना को हम लोग एलोस्टेरिक साइट भी कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट का मतलब होता है कि डिफरेंट साइट पर एंजाइम पर ये जाकर क्या करता है, एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज होता है कि ये इनसरमाउंटेबल होता है, इनसरमाउंटेबल होता है। इनसरमाउंटेबल का मतलब हुआ क्या कि ये जाकर बाइंड अगर जहां पे कर गया, ठीक है, तो इस सबस्ट्रेट के ओवरकम होने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या करता है, इनसरमाउंटेबल होता है, मतलब इनहिबिशन कैन नॉट ओवरकम द इंक्रीज द डोज ऑफ सबस्ट्रेट। इनसरमाउंटेबल मीन्स क्या, इनहिबिशन कैन नॉट ओवरकम बाय द इंक्रीज द डोज ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। अब जैसे इस तरह की कहानी इसमें मिलता है, तो अब ध्यान रखेंगे, जब यहां पर सबस्ट्रेट के ओवरकम होने से इनहिबिटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसे आगे चलकर हम लोग दूसरे भाषा में इरिवर्सिबल
इनहिबिटर कहेंगे तो क्या दिक्कत है? कह सकते हैं कि ये जो होता है, क्योंकि सबस्ट्रेट के इंक्रीजमेंट करने से इनहिबिटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसीलिए इसे आगे चलकर हम लोग रिवर्सेबल इनहिबिटर भी कह सकते हैं। इसे हम लोग इरिवर्सेबल इनहिबिटर भी कह सकते हैं। जैसे हम लोग नॉन इक्विलिब्रियम इनहिबिटर हमने पढ़ा था एक्सेप्शन में, जो भी इससे पहले सीखे थे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि इसमें चूंकि जब सबस्ट्रेट पर इफेक्ट पड़ेगा और सबस्ट्रेट के साथ लेकर आता है तो इसके Km वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होता है? Km वैल्यू पर किस तरह की कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब Km वैल्यू पर इस तरह की कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि ठीक है, तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि Km वैल्यू कांस्टेंट होता है, पर जो Vmax की जो वैल्यू होती है, ठीक है, Km वैल्यू जो होती है कांस्टेंट होती है, पर जो Vmax की वैल्यू होती है वह डिक्रीज कर जाती है। क्या करती है? डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाता है तो उसमें क्या होता है कि Vmax की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है। तो याद रखेंगे कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग होने के चलते क्या करता है, ये Km वैल्यू में इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है और Vmax की वैल्यू क्या करती है? घट जाती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाया? इरिवर्सेबल हो गया। ठीक, लेकिन कहते हैं ना कि फार्मा है, मेडिकल सब्जेक्ट में पूरी की पूरी एक्सेप्शन भरी रहती है। कहा कि ये इरिवर्सेबल होता है, लेकिन इसमें से एक ऐसा भी होता है, अभी हमने कहा था कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में कि वो क्या करता है कि सबस्ट्रेट के ओवरकम होने के चलते, फ्लो ज्यादा होने के चलते, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा होने के चलते इनहिबिटर क्या करता है? डिस्प्लेस हो सकता है। वो था कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। उसमें हमने एक्सेप्शन ने कहा था कि नहीं, कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्स होते हैं कि अगर सबस्ट्रेट एक साथ अगर इनहिबिटर बाइंड कर ले, अगर काफी मजबूत तरीके से, अगर काफी अच्छे तरीके से बाइंड कर ले, हम लोग का मेथोट्रेक्सट्रेट एग्जांपल पढ़े थे, या हम लोग ऑर्गेनोफॉस्फेटेज पढ़े थे, जो अगर एक बार बाइंड कर लेता है तो सबस्ट्रेट का मजाल नहीं है कि इनहिबिटर को हटा सके। एक बार मेथोट्रेक्सट्रेज, यहाँ पर इनहिबिटर अगर मेथोट्रेक्सट्रेज को रख दें और एक बार वह एक्टिव साइट पे साथ बाइंड कर गया तो सबस्ट्रेट का मजाल नहीं है। सबस्ट्रेट DHF जो दिखाकर डिहाइड्रोक्सीफोलेट का, यह मजाल नहीं है कि इस मेथोट्रेक्सट्रेज को हटा दे, रिप्लेस कर दे। अगर रिप्लेस कर दिया तो वो इक्विलिब्रियम हुआ, उसे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक, लेकिन रिप्लेस नहीं किया, एक बार आकर चिपक गया। यही ना होता है कि अगर A जो है B के साथ मिलकर C और D बना, तो अगर A B C D बन गया, अगर दोबारा फिर से A और D मिलकर A और B नहीं बनाते हैं तो ये कहलाते हैं इरिवर्सेबल। लेकिन अगर CD अगर फिर से A और B बना दे तो रिवर्सेबल। केमिस्ट्री की जनरल भाषा है। तो कहा कि अगर यहाँ पे जो इनहिबिटर यहाँ पर अगर मेथोट्रेक्सट्रेज लगा दें, क्या है यहाँ पे? मेथोट्रेक्सट्रेज लगा दें, और अगर यहाँ पर सबस्ट्रेट DHF लगा दें, ठीक है, तो अगर मेथोट्रेक्सट्रेज एक बार आकर अटैच्ड हो जाता है, ठीक है, मेथोट्रेक्सट्रेज जो है एक बार अटैच्ड हो जाता है एंजाइम के साथ में, और DHF अगर आकर इस पर अटैक करे, कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, अगर ये चेंज नहीं होता है तो कहलाता है इरिवर्सेबल इनहिबिटर। आई बात समझ में? इसी को कहते हैं हम लोग इनसरमाउंटेबल। ठीक, लेकिन अगर चेंज हो जाता है, जैसे में अभी हमने एग्जांपल हमने पढ़ा था कोलेस्टरेज, एग्जांपल हमने उसमें पढ़ा था ना आपको, डोपा डिहाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, तो हमारे पास जो एंजाइम है डोपा डिहाइड्रोक्सिलेज, एंजाइम क्या है यहाँ पर? एंजाइम अगर मान लीजिए कि हम लोग एंजाइम दे दें डोपा डिहाइड्रोक्सिलेज, और वहां पे जो सबस्ट्रेट हमारे पास है जिसको हम लोग कहते हैं लेवोडोपा। ध्यान रखें, हम इसको एग्जांपल यहाँ समझाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक एंजाइम है यहाँ पे, ठीक है, अरे यार, ठीक है, ये हमारे पास एक मान लीजिए कि एंजाइम है जिसको हम लोग एंजाइम कहते हैं डोपा डिहाइड्रोक्सिलेज। नाम क्या है? डोपा डिहाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये हमारे पास एक एंजाइम है, गौर समझिएगा, और यहां पे एक जो है सबस्ट्रेट है, यहां पे एक सबस्ट्रेट है। ठीक, इस सबस्ट्रेट का नाम है लेवोडोपा। क्या नाम है इसका? लेवोडोपा। अरे यार क्यों भूल रहा है, दिख रहा है आप लोग ऊपर? लेवोडोपा। ठीक है,
और हमारे पास एक यहां पर इनहिबिटर है, ठीक। और ये जो इनहिबिटर है इसका नाम है आपका कार्बिडोपा। क्या नाम है इसका? कार्बिडोपा। कार्बिडोपा समझना कहा इसका, कहा कि जब ये कार्बिडोपा डोपा डिहाइड्रोक्सिलेज की जगह एक किसके एक्टिव साइट पर आकर बाइंड कर गया, ठीक है, बाइंड कर गया। इसके साथ लेवोडोपा के साथ इसकी कोई बाइंडिंग नहीं, ठीक। मतलब कि जो लेवोडोपा का कॉम्प्लेक्स इसके साथ मिलकर जो कॉम्प्लेक्स बनाया उसके साथ वो बाइंड नहीं किया, सिर्फ क्या करता है, एंजाइम के साथ बाइंड करता है। एंजाइम सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स था, ध्यान रखेंगे बाइंडिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक जो होगा वह या तो सिर्फ एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, और एक जो सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में मिल गए रहेंगे फिर वो बाइंड करेगा, इसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एक बार एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करना और एक बार क्या करना, सिर्फ एंजाइम के साथ बाइंड करना। तो कहा कि अगर एंजाइम जो है, जो हमारे पास इनहिबिटर है वह एंजाइम के साथ बाइंड करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड नहीं करता है, तो वो कहलाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। लेकिन अगर लेवोडोपा की लेवल हाई कर दें, लेवोडोपा की हाई लेवल क्या कर दें, हाई कर दें, तो ऐसी स्थिति में कार्बिडोपा जो होता है वो रिप्लेस हो सकता है। तो कहा इसे कहते हैं सरमाउंटेबल प्रोसेस। लेकिन अगर यहीं पर कार्बिडोपा को हटा दें और कार्बिडोपा की जगह पर हम लोग मेथोक्स्ट्रेज ला दें, ठीक है, और डोपामाइन की जगह पर हम लोग ला दें क्या चीज, DHF। ध्यान रखेंगे क्या ला दिया वहां पर, DHF, ठीक। और यहां पर ला दें डिहाइड्रोक्सी रिडक्टेज। यहां पे जो एंजाइम है सबस्ट्रेट आपको ला दे, वो कहा कहता है डिहाइड्रोक्सी फोलेट रिडक्टेज, यहां पर एंजाइम की एक्टिविटी ला देते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पर जब रिडक्टेज यहां पर है, तो अब जब यहां पर अटैक करेगा, तो ये अगर एक बार मेथोक्स्टेज यहां पर अगर बाइंड कर गया और फिर अगर DHF आकर आता है यहां पे और कितना भी हाई कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दें, फिर भी ये मेथोक्स्टेज यहां से रिप्लेस नहीं होता है। इसे कहते हैं हम लोग इरिवर्सेबल डेफिनेटली इनहिबिशन। इरिवर्सेबल इनहिबिशन क्यों? क्योंकि ये इसको रिप्लेस नहीं करता है, और यही फेनोमेना जो होता है पाया जाता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का डिफिनेशन जो होता है वह इरिवर्सेबल यानी नॉन इक्विलिब्रियम इनहिबिशन जैसा होता है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन या इक्विलिब्रियम इनहिबिशन का एक्सेप्शन जो होता है वह नॉन इक्विलिब्रियम इनहिबिशन होता है। आई बात समझ में? तो उसी तरह से दूसरा डिफिनेशन क्या हुआ कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि जो एंजाइम जो है वह एंजाइम जो इनहिबिटर होता है वह एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है, यह साथ में साथ सबस्ट्रेट और एंजाइम के कॉम्प्लेक्स के साथ भी बाइंड करता है। लेकिन अगर एक बार बाइंड कर गया तो एंजाइम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को कितना भी बढ़ा दो, उसमें कोई परिवर्तन, एंजाइम के बाइंडिंग साइट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। आई बात समझ में? इसे क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। फिर से समझो कैसी बात हुई। कहा कि अगर मान लो कि हमारे पास एंजाइम है, अगर हमारे पास ये है आपका एंजाइम, ये आपका हो गया एंजाइम, और ये आपका हो गया क्या चीज, ये आपका हो गया सबस्ट्रेट, और ये आपका है आपका इनहिबिटर, ठीक है। तो कहा कि अगर ये एंजाइम, ये इनहिबिटर जो होता है वो एंजाइम के साथ भी बाइंड करता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ भी बाइंड करता है, तो वो कहलाता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। एक बार बाइंड कर जाने के बाद सबस्ट्रेट के लेवल बढ़ाने के बावजूद भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे कहते हैं अनसरमाउंटेबल एक्टिविटी या इनहिबिटर। इसे कहते हैं हम लोग इरिवर्सेबल
इनहिबिटर, ठीक है। इससे क्या होता है कि Vmax की वैल्यू पर, सॉरी Km वैल्यू पर किसी तरह की कोई परिवर्तन नहीं होता है। Km वैल्यू में, इसमें क्या होता है, Km वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि Vmax क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे में एग्जांपल में आपको हम दे दें, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वहां पर आप मेथॉक्सटेज याद रखे थे, ठीक है। यहां पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये एक्सेप्शन है, क्या है ये, एक्सेप्शन है। ये जो होता है वह रिवर्सेबल होता है, मतलब इसकी लक्षण जो होती है वह कंपेटिटिव इनहिबिटर की तरह होती है, पर होता है नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर। पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्यों, क्योंकि ये जो होता है वह सरमाउंटेबल शो करता है। ये कैसा होता है, सरमाउंटेबल शो करता है, मतलब कि ये जो होता है वह क्या करते हैं, ओवरकम होने, सबस्ट्रेट के ओवरकम होने से ये रिप्लेस हो जाता है। तो नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है कि इनहिबिटर जो होता है एंजाइम के साथ बाइंड करने के बाद, सबस्ट्रेट के ओवरकम होने के बाद भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल में अभी हम एग्जाम्पल बताएंगे, पर एक्सेप्ट किसका, कार्बोक्सिल, क्या कहते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है वह रिवर्सेबल होता है, ये एक एक्सेप्शन केस होता है। जिस तरह से वहां पर मेथोक्स्ट्रेज हम लोग एक्सेप्शन में पढ़े, ठीक है, मेथोक्स्ट्रेज पढ़े, ऑर्गेनोफॉस्फेटेज पढ़े, उसी तरह से यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्सेप्शन में काम करता है, ठीक है। इसमें अगर आपको नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में याद करना है तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमें, अभी से पहले हमने ओम्पेराजोल के बारे में पढ़ा था, जब हम लोग पिछले लेक्चर में सीखे थे तो वहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया था ओम्पेराजोल। ओम्पेराजोल जो होता है ये हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज एंजाइम की पर एक्टिवेट करता है, ठीक है। उसी तरह से आपको अगर एग्जाम्पल याद रखना है, डिगॉक्सिन, डिगॉक्सिन ये जो होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पर काम करता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल बहुत है, डिडॉक्सीज हो गया, ठीक। तो आप इसको याद रखें। एस्पिरिन जो होता है साइक्लोजाइनेज पर काम करता है, साइक्लोऑक्सीजाइनेज होता है, एस्पिरिन साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम पर काम करता है। तो ये आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम होता है। और जो तीसरा इसमें है जिसको हम लोग कहते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब आपको बताएं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, कि इसमें क्या करता है कि अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है, जबकि एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करता है। यह एंजाइम के साथ बाइंड करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करता है। यह एंजाइम और एंजाइम सबस्ट्रेट दोनों के साथ बाइंड करता है, और सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, और एंजाइम के साथ बाइंडिंग इसकी नहीं होती है। यही वजह होता है कि इसका Vmax और Km दोनों की दोनों वैल्यू जो होती है वह डिक्रीज करती है। दोनों के दोनों वैल्यू क्या करती है, लगातार इससे डिक्रीज करती जाती है, ठीक है। तो ये रेयर टाइप ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन होता है। तो ये है इसका 3 टाइप का। हम एक काम करते हैं, इसका एक सिंपल सा चार्ट बना देते हैं ताकि आप लास्ट में आसानी से इसको याद कर सकें, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, आज हम बैक टू बैक 2 वीडियो बनाए हैं। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका आज कैसा लगा। तो जो आप बताएंगे उसी के बाद हम अगला वीडियो जो होगा वो बनाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसे यहाँ लिखते हैं इनहिबिशन, ठीक है। एक होगा आपका Km, एक हो गया आपका Vmax, और यहाँ हो गया आपका एग्जाम्पल, ठीक है। एक था आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, सॉरी कॉम्पिटिटिव यहाँ लिखते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km की वैल्यू में, सॉरी कॉम्पिटिटिव, एक कोई छूट रहा है क्या, हाँ एक छूट रहा है, इफेक्ट बाइंड टू
बाइंड टू, किसके साथ वो बाइंड करता है, ठीक है। फिर इसके बाद Km Vmax और फिर यहाँ पे हो गया आपका एग्जाम्पल बोर्ड दिख रहा है पूरा, हाँ सही है, ठीक है। इनहिबिशन में हो गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये सिर्फ जो होता है वो एंजाइम के साथ बाइंड करता है, ठीक है, बाइंड टू एंजाइम। Km वैल्यू पर प्रभाव पड़ता है, Km वैल्यू इसका बढ़ाता है क्योंकि कंपटीशन है, पहले कहा था एग्जाम्पल याद करें, कंपटीशन है, लड़ाई करना है, तो Km वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज करता है, Vmax में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल में आपको जो भी याद रखना हो याद रखो, हम लोग एग्जाम्पल में क्या लिखे थे, कार्बोडोपा लिखे थे, तो उसमें आप कार्बियोडोपा याद रख लो, कार्बियोडोपा, ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं। दूसरा जो था वो क्या था, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर पर लिखा ही है, ये E एंड ES बोथ पर बाइंड करता है, यहां से Km वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं, Vmax की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, Vmax क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। एग्जाम्पल में हम लोग लिखा था क्या, या तो साइनाइड लिख लो, ठीक है, एग्जाम्पल में आप लोग साइनाइड लिख लो, या उसमें हम एग्जाम्पल में क्या लिखवाया था, सोडियम पोटेशियम ATPase एंजाइम था, वो इनहिबिटर के रूप में क्या करते, सोडियम पेराजोल, या साइनाइड लिख लो या पेराजोल लिखो, या डीऑक्सीएज लिख लो, डीऑक्सीएज पेराजोल, ठीक है, डीऑक्सीएज, डीगॉक्सिन, डीगॉक्सिन जो सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट करता है। और तीसरा जो होता है वो होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ES के साथ बाइंड करता है, ES ओनली, ठीक है, Km भी घटता है और Vmax की वैल्यू भी क्या करता है, लगातार घटता है। एग्जाम्पल में याद रख लो लिथियम, ठीक है, ठीक है, तो नॉन सॉरी ये अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो याद करने का तरीका, कोई वल्ली ना बोलो उससे, ना एक काम करता है, यहां लिख देते हैं, कोई वल्ली माने सिर्फ ना बोलो उनसे, ठीक है, कोई ना बोलो उनसे, ठीक, तो कोई मतलब कंपटिटिव इनहिबिटर सिर्फ E ओनली, मतलब सिर्फ E पर काम करता है, नॉन कंपटिटिव जो होता है वह बोथ मतलब E और ES दोनों पे काम करता है, अनकंपटिटिव जो होता है वह ES से सिर्फ बाइंड करता है, ठीक है, ये है इसका सिंपल तरीका। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कैसा लगा आप हमें, हमारे दोस्तों, देखो तुम लोग के बोर्ड वहीं पर पड़ा है। मिलेंगे फिर हम अगले क्लास में, जहां हम सीखेंगे एंजाइम आयन चैनल के बारे में और फिर रिसेप्टर के बारे में। थैंक यू सो मच।